पेज नंबर 399। कल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टेस्ट रूम में बहुत ज़्यादा रश होगा। अगर आप गए और रश हुआ तो आपने परेशान नहीं होना, वेट एंड सी करना है और फिर आपने टेस्ट दे के जाना है। ऐसा ना आप बारों बार से चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 27। कितने लोग ऐसे हैं जिनको रश मिला है कभी? एक दो को बस। एमर गाजी हैज़ बीन वर्किंग एज डायरेक्टर प्रोडक्शन इन डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड फॉर पास्ट 3 years। ही रिसीव्ड फॉलोइंग मंथली इमोलमेंट्स ड्यूरिंग ईयर एंडेड 30 जून 2008। बेसिक सैलरी को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना था। हाउस रेंट अलाउंस को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना था। मेडिकल अलाउंस के बारे में, यार इतनी पीछे चले गए आप एकदम। मेडिकल अलाउंस के बारे में आइसोलेशन में यानी अकेले नहीं देखना। आपने मेडिकल अलाउंस को मिला के देखना है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। मेडिकल अलाउंस को जब हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिला के देखना है तो इसी का टेम्परेचर करवा दें इसको भाई, 16 कर दें इसको भी। तो जब आपने मेडिकल अलाउंस को इंश्योरेंस के साथ मिला के देखना है तो सवाल में आज मसला था, लिखा नहीं हुआ था कि ये हेल्थ या हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स है या, तो आप लोगों ने यहाँ अजम्पशन लेनी थी, एज्यूमिंग एज पर टर्म्स। इसको टर्म्स के मुताबिक आपने एज्यूम करना था। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिम एंड फैमिली मेम्बर्स, अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर वॉज 50,000। अच्छा, एक्चुअल इलाज का खर्चा इसमें मिसिंग था, लेकिन जब हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये एज पर टर्म्स है तो इसे हमने एग्जाम कर देना है। इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ना है। तो अब ये चीज़ जो है वो टैक्सेबल हो जानी थी और ये, तो अगला काम ये करना था कि आपने 70,000 को मल्टीप्लाई कर देना था 12 से। रिटर्न एयर टिकट है दुबई की, एज अ तोहफ़ा, यानी कोई दफ्तर का विज़िट नहीं है, एज ए तोहफे के तौर पे उसको दिया है, तो बस ये सैलरी इनकम ऐड हो जानी थी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तोहफ़ा दिया है। 5 मिलियन का लोन है, रिवॉर्ड तोहफ़ा, कोई और तर्जुमा बता दो मुझे। रिवॉर्ड का तोहफ़ा ही है, जो मर्ज़ी लिख लो, मुझे तो तोहफ़ा ही लग रहा है। अच्छा, 30 जून 2008 हमारा ईयर एंड है। लोन कब दिया? 1 अगस्त 7 को। लोन 1 मिलियन से ज़्यादा था तो 5 मिलियन इंटू 4% इंटू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने, जनवरी से जून 6 महीने, इंटू 11/12। 0.4 ज़रा मैं कराता हूँ, क्लास पूरी हो जाए। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आपने 10,000 शेयर आपको मिले थे, बेचे आपने 6,000 थे, तो इस तरह की कैलकुलेशन मैंने आपको 2 दफ़ा करवाई हुई है। आई होप ये वाली कैलकुलेशन होगी, नहीं हुई हुई तो साथ वाले के सर में सर मारना है और फिर समझना है। तो ये कैलकुलेशन 2 दफ़ा हुई हुई है। उसने लेट आउट किया अपार्टमेंट, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट इज़ हायर, फेयर मार्केट रेंट हायर है 40,000 रुपये। और उसके बाद पार्ट टाइम सिंगर है, 2,25,000 कमाया है, पार्ट टाइम लोगों को गुमराह करता है, वहाँ से इसने 2,25,000 कमाया है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डाल दें। नहीं, रॉयल्टी तो होता है कोई अपनी चीज़ अगले को दे देना, वो बार बार इस्तेमाल करता रहे, तो कह सकते हो जो भी, बहरहाल अदर सोर्स में डाल देना था आपने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो कह सकते हो आप अदर सोर्स में डाल लेना फिर भी। तो मोहतरम ये था जी सारा। शुगर ही लगाया था मुझे लगता है सितंबर 18 वालों के साथ उसने बुला के, फारक सन मेरिगल। अच्छा, अब पॉइंट 4 में आ जाए। अगर पॉइंट 4 में ये लाइन नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 1,244 वॉज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। उसकी सैलरी से 1,244 का टैक्स कटा है, तो जो टैक्स उसकी सैलरी से कटा है वो एंड पे माइनस होना है। इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के ख़जाने में पहुंच चुका है, तो ये न्यूमेरिकल के एंड पे आपने माइनस कर देना है। लेकिन यहां पे बात रुकी नहीं, उसने सेकंड रोम किताब पे देखो ना, हाइब्रिड, हाँ चलो शुक्रिया। अब ये मोबाइल डालो जेब में।
शुक्र है बैग में डाल लिया। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 1244 वॉज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। उसकी सैलरी से कितना टैक्स कटा है बोलें? 1244। 1244 का सैलरी से टैक्स कटा है। ये कट के एम्प्लॉयर ने कहाँ जमा करवा दिया होगा? गवर्नमेंट के ख़जाने में। ये एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा दिया होगा। फिर एम्प्लॉयर ने उसको बुला के कहा, एम्प्लॉयर ने कहा यार मादरत, एंड पे माइनस तो होना ही है। एम्प्लॉयर ने कहा मादरत यार, मैंने तुम्हारी सैलरी से टैक्स काटा। सुने तुम्हें काटना पसंद नहीं है? जी सर, ज़्यादा ही काट लिया था आपने। चलो यार ये लो, ये 1244 ना, चुप करके जेब खोलो, डाल लो इसमें। वॉज रीइंबर्स्ड। इसको हमने कहा था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक फ़ायदा दिया है। तो जब आपने इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल रहे होना था तो वर्किंग 1 की हेडिंग दी होगी आपने इनकम फ्रॉम सैलरी की, उसमें आपने इसको ऐड करना था। एंड पे माइनस स्टिल करना है क्योंकि ये टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जा चुका है। आज तक ये एडजस्टमेंट सिर्फ इस तरह दी होती थी तो मैं कहता था एंड पे माइनस कर दें। आज एम्प्लॉयर ने खुशी की खबर भी सुनाई है कि ये मैं तुम्हें वापस करता हूं पैसे, तो फिर इसका मतलब है ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक तरह का रिवॉर्ड दे दिया, तोहफा दे दिया, बेनिफिट दे दिया। इस वजह से इन दो फिक्रों को तोड़ के पढ़ना था। इस वजह से न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होने और वॉज रीइंबर्स्ड टू इट वर्किंग 1 में ऐड होने इनकम फ्रॉम सैलरी। और अगर ये आखिरी लाइन ना लिखी होती तो फिर सिर्फ एंड पे माइनस करना था। कितने लोगों ने ये किया था? कितने लोगों को सोल्यूशन देख के पता चला कि ऐसी भी कोई फिगर है? हाथ खड़ा करें। एक एक फिगर को मैच करते हैं ना आप लोग, ठीक है। बाद में समझ आ गया था देख के कहाँ से आई है ये? बाद में समझ नहीं आया था? ऐसा करें, नहीं आया था बाद में समझ, अब आ गया जी। नहीं, लॉ में लिखा हुआ था नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी अगर लोन 1 मिलियन तक है। ये तो माशाल्लाह 5 मिलियन है लोन, तो हैवी लोन दिया है, तो फिर सैलरी में ऐड करें आप 5 मिलियन। और बेंचमार्क रेट कितना है? 10%। ये पे कितना कर रहे हैं? बचत। अच्छा, ये जो 0.4 है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था। टैक्स फ्री सैलरी निकालें, सैलरी का चैप्टर निकाल लें, एक दो और भी बातें करनी है। पेज 87। जहां एम्प्लॉयर एग्री करे कि वह एम्प्लॉय की सैलरी पे क्या पे करेगा? टैक्स पे करेगा। तो ऐसी सूरत में वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स पे करने को एग्री करे तो एम्प्लॉय की सैलरी में शामिल होगी वो अमाउंट, तो ये एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और ये देखें हमने किया था इधर क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या पूरा टैक्स एम्प्लॉयर ने देने को तैयार हुआ है या सिर्फ 1244 रिइंबर्स करा था? बता देना, क्या पूरा टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार हो रहा था या सिर्फ थोड़ा सा? 1244 सिर्फ देने को तैयार हुआ है ना, तो बार बार वर्किंग 1 2 3 तो नहीं करनी, स्टेप 1 2 3। तो बस सिंपल एक सवाल हमने इस तरह का किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 500 रुपये एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा था, बस हमने ऐड करके लेस कर दिया था। तो फिक्स अमाउंट एग्री कर रहे हैं एम्प्लॉयर, या ये कह रहा है जितनी तेरी सैलरी पे टैक्स बना मैं सारा दूंगा? अगर सारा दूंगा तो फिर तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, फिर तो आपने रुलते रहना था घर में। अच्छा, ये निकालें जरा एम्प्लॉय शेयर स्कीम की जो हाउस रेंट अलाउंस इधर आ रहा है। हाउस रेंट अलाउंस किधर है? वो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड।
पेज नंबर 94। अच्छा, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर देने को तैयार हो तो फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिए जाते अगर घर दोनों में से हायर ऐड होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल 1 की थी, फिर हमने अगली एग्जांपल की थी जिसमें वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता, गिवन नहीं थे, तो हमने मजबूरी में 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड कर दी थी। फिर हमने एक तीसरी एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता, वो अमाउंट गिवन नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप जो है वो सिर्फ 45% ऑफ बेसिक सैलरी को फेयर मार्केट रेंट से कंपेयर कर लें, क्योंकि फेयर मार्केट रेंट अवेलेबल है। तो असूली तौर पे आपने अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड से कंपेयर करना है, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो और फेयर मार्केट रेंट अवेलेबल हो तो किससे कंपेयर करना है? फेयर मार्केट रेंट से। यहां एक प्रोविजन थी अजीब सी, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको गवर्नमेंट ने कहा हुआ है हम आपको घर दे देते हैं या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो। यानी अगर आपकी तनख्वाह ₹1,00,000 है तो 30,000 हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो। अब ये चंद एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट के जिनको गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट 30 की ऑफर की हुई है, ना 31 की ना 29 की, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, एग्जैक्ट 30% की ऑफर की हुई है। इनके लिए रूल बड़ा डिफरेंस है, छोड़ दो चैप्टर 18 अब। हाँ, इनके लिए रूल बड़ा डिफरेंस है। इनके लिए रूल क्या है? इनके लिए रूल ये है कि इनको ऑफर ही एम्प्लॉयर ने बड़ी थोड़ी की है कि एग्जैक्ट 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो, और ये लोग फिर कहे मैंने घर लेना है, तो इनके लिए 45% वाली लिमिट को गिरा के 30 पे ले आए। अब इनके लिए रूल होगा अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड और 30% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज। हालांकि आम लोगों के लिए 45% ऑफ बेसिक सैलरी रूल है, इनके लिए क्या रूल होगा? अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड और 30% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज। और मेरे भाई दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कहा ही है कि सैलरी का 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो। यानी अगर सैलरी 1,00,000 है तो उसका 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, और अगर नहीं लेना तो घर ले लो। अब घर लेने की सूरत में ऐड होता है 45% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन इनके लिए 45 को गिरा के किस पे ले गए हम? अब वो वाली 45 वाली भी 30 पे आ गई, और एम्प्लॉयर ने जो ऑफर की है थोड़ी देर पहले, या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, तो दोनों तो एक ही बात हो गई। तो इसका मतलब है इनको बेनिफिट दिया जा रहा है, इनकी सैलरी में सिर्फ 30% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड होगा, 45% ऐड नहीं होगा। लेकिन ये किन लोगों के लिए ऑफर है? चंद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन वो भी वो वाले जिनको एग्जैक्ट गवर्नमेंट कहे कि तुम्हें हम एग्जैक्ट 30% हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, या अलाउंस ले लो या घर ले लो। और वो ऑप्ट किसके लिए करें? घर के लिए। तो इनके लिए रूल क्या बन गया? हायर ऑफ 30% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इज ऑलरेडी 30% ऑफ बेसिक सैलरी। दोनों अमाउंट्स क्या हो गई? वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज गिवन at 30% to government employee, where house rent allowance is given as 30% to government employee, then in above case 45% will be replaced with 30%. It is not a general rule, ये पेपर में कभी टेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह. It is applicable for certain government employees if question specifically रेफर्स टू इट, कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को कहा हुआ है कि तुम 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो। तो अब ऐसी सूरत में क्या बन जाएगा? बोले हायर ऑफ 30% ऑफ बेसिक सैलरी या अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, और वो भी ऑब्वियसली 30% ऑफ बेसिक सैलरी ही होनी है। तो ये दोनों अमाउंट्स बराबर आ जाएंगे। फिर दोनों में से हायर का मतलब है कोई एक उठा ले फिर। लेकिन ये ऐसी रूल था, नॉर्मल डेज में भी मैंने पढ़ाया नहीं था, ऐसी परेशानी करता है, नहीं पढ़ाया था। आप दूसरी क्लास में बैठे होगे, मैंने इस क्लास में नहीं पढ़ाया हुआ।
यहाँ से पता चला गया। H2O डालो। नहीं रूह अफ़ज़ा तो नहीं लाना था, ले भी आता तो हम उसे वापस करते हैं। ये तो तरीका नहीं है रूह अफ़ज़ा मंगवाने का। ओके तो अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ने कहा लाख तुम्हारी सैलरी है, इसका 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो या घर ले लो, और उसने क्या कहा मैं क्या लेता हूं घर, तो उसके लिए 45% वाली लिमिट को कम करके 30% कर दिया जाए। अच्छा एम्प्लॉय शेयर स्कीम ज़रा रिवाइज करें, किधर है वो, पेज नंबर 103। एक सवाल है मेरा आपसे कि शेयर्स का होल्डिंग पीरियड कब गिनना पड़ सकता है? जब शेयर्स प्राइवेट कंपनी के हों या पब्लिक कंपनी के हों, यानी सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी में तो होल्डिंग पीरियड गिनना नहीं होता। पब्लिक कंपनी में जो टेबल बना हुआ है वो अजीब सा बना हुआ है, अगर इतने से इतने अरसे रखे हैं तो इतना टैक्स, इतने से इतने अरसा रखे हैं तो इतना टैक्स। तो अगर शेयर्स पब्लिक कंपनी के हैं तो क्या गिनना पड़ता है, बोलें? अब होल्डिंग पीरियड कब से गिनना पड़ेगा? एक दिन जाते जाते मैंने आपको परसों या तरसों बताया था होल्डिंग पीरियड कब से गिनना पड़ेगा। डेट इज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स टिल द डेट ऑफ सेल। तो ऐसी सूरत में अगर मैं पॉइंट 2 लूं तो फ्लाइंग एरो आपको शो कर रहा है होल्डिंग पीरियड कैसे गिनना है। इट इज द डेट ऑफ, बोले बोले बोले, इट इज द डेट ऑफ एंड इट इज द डेट ऑफ, इन दोनों के दरमियान के अरसे को होल्डिंग पीरियड कहेंगे। लेकिन अगर इधर आऊं मैं पॉइंट 3 में, तो इधर शेयर खरीदे इस दिन है, इस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है, बेचे इस दिन है, स्टिल हमारा रूल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बता दें होल्डिंग पीरियड कब से कब तक गिना करना है? परचेज ऑफ शेयर से सेल ऑफ शेयर। और अगर बीच में रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो रही है, इग्नोर करें, इग्नोर करें। तो रूल इज सिंपल इन एनी केस, परचेज ऑफ शेयर से लेके सेल ऑफ शेयर। फ्लाइंग एरो रिप्रेजेंट द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड कब कैलकुलेट करना पड़ेगा? सिर्फ जब कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक हो, सिक्योरिटीज हो। अच्छा क्या ये जरूरी है कि एम्प्लॉय पहले राइट खरीदे फिर शेयर खरीदे? ये तो पता हो चल चुका है आपको। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयर फर्स्ट गिव राइट, एम्प्लॉय में डायरेक्टली परचेज द, ये तो कई सवालों में आपको पता चल चुका है। एक लफ्ज कभी कभी यूज होता है एक्सरसाइज प्राइस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कॉस्ट ऑफ शेयर। एक्सरसाइज का टाइम मैं नहीं बोल रहा, एक्सरसाइज प्राइस लफ्ज बोल रहा हूं। खुदा ना खास्ता कभी पेपर में आपको एक्सरसाइज प्राइस आ जाए, इसका क्या मतलब होगा, बोले? कॉस्ट ऑफ शेयर। पॉइंट 4 आपको पता है, वैल्यू ऑफ राइट इज इग्नोर्ड इन क्वेश्चन अनलेस राइट इज सोल्ड। राइट पड़ा पड़ा आपकी जेब में महंगा हो गया, क्या करना है? लेकिन अगर आपने बेच दिया फिर आप सैलरी में ऐड करेंगे। अच्छा जी, आज आप इस चैप्टर से होमवर्क लें, 3 छोटे छोटे सवाल कराएं पेज 115 पे। क्वेश्चन 8, 9 और 10। 9 आप लोगों को मैंने कर दिया था लेकिन डिस्कस नहीं हुआ, शायद उसके बाद डिस्कस कर लेता हूँ। बस 8 और 10 फिर कर लें, क्वेश्चन 8 और 10। 10 इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगा अभी। अच्छा 9 ज़रा दिखाएं क्या है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन फॉलोइंग केसेस। हसरत हैज़ बीन वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन शाकिर फॉर मैनी ईयर्स
ही रिसीव बेसिक सैलरी ऑफ 6 मिलियन, तो ये पूरा ऐड हो जाना था। SL कंप्यूट करना है, न्यूमेरिकल है। SL ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 पर मंथ टूवर्ड्स अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने? 50,000। एन इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया। इंटरेस्ट कितने % पे हो रहा है? तो ये तो आसान सा सवाल है। मुझे बताएं, एम्प्लॉय रिटायर हो रहे या अभी इसकी सर्विस चल रही है? तो फिर ये अकोमोलेटेड बैलेंस का लफ्ज क्यों यूज करे कि 20% ऑफ अकोमोलेटेड बैलेंस ऑफ फंड? नहीं, रिटायर तो नहीं हुआ। ये हमने पिछले सफे पे किया था शायद सवाल, सैटरडे की जो क्लास थी ऑनलाइन में, संडे को अपलोड हुई थी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, और एंड पे क्या मिल रहा था? अकोमोलेटेड बैलेंस। मुझे बताएं किस टाइम मिलता है? रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर मिलता है या जब नौकरी कर रहे हो उस दौरान? रिटायरमेंट टाइम पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है ना, वो अगर इस साल भी मिले तो अभी तक जितना पैसा फंड में पड़ा हुआ है सब पे मिलता है। अगर इंटरेस्ट आपको इस साल मिले तो जितना पैसा फंड में पड़ा हुआ है सब पे मिलता है। इसलिए उसने आगे ऐसे ही लफ्ज डाल दिया, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन अकोमोलेटेड बैलेंस। इसका क्या मतलब है कि इतना इंटरेस्ट मिल रहा है या अकोमोलेटेड बैलेंस टाइप फिगर गिवन है कि इसको सामने रख के सोचें क्या कुछ करना है? क्या ये अकोमोलेटेड बैलेंस की फिगर गिवन है सवाल में, या सिर्फ ये बता रहा है कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? तो क्या एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है कि मैं सोचूं 941 टाइप अमाउंट गिवन है से एग्जेम्प्ट करना था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में? क्या मैं इस तरह सोचूं कि ये रिटायरमेंट के वक्त इसको मिल रहा है, या ये सोचूं कि इसको भी इंटरेस्ट मिला है? और आप कैलकुलेशन कैसे करनी थी वो आपको याद होगी उम्मीद है। कैलकुलेशन तो आसान सी थी, बताएं। सैलरी 6 मिलियन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 50,000 जरा 12 लेस एग्जेम्प्ट प्रोविडेंट फंड। कहीं लिखा हुआ रिकॉग्नाइज्ड है? तो फिर क्या करें? एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ 6 मिलियन इज इक्वल टू 6 लाख ही आ जाएगा, या 150,000, विच एवर इज। वही जो क्लास में डिटेल में सवाल किया था। इंटरेस्ट कितने? ये 20% के एतबार से मिला है और आज तक का बैलेंस। क्या रिटायर हो रहे तो बैलेंस मिल रहा है, या वैसे ही बता रहे आज तक के बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला है? तो अब बता दें, इंटरेस्ट में किसी को रूल याद हो? इंटरेस्ट मिला कितना लेस माफ हायर ऑफ वट एंड वट 1/3 ऑफ 6 मिलियन। भाई अगर सैटरडे वाली क्लास नहीं ली हुई अभी तक प्लीज ले लें। 3391 000 3391 000। ये कितने % पे मिला है? चलें खैर है। और हमें कितने % पे चाहिए? 16%। जो भी जवाब आएगा इन दोनों में से हायर को आपने माफ कर देना। भाई ये आसान सी कैलकुलेशन थी, कितने लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ था ये सवाल। चलिए निकाल लें जी बस चैप्टर 15।
क्या डॉक्टर ने, इंजीनियर ने और मरियम बाजी ने किया था जिसकी उनको सजा दी जा रही थी? क्या जमा नहीं करवाई थी? रिटर्न जमा नहीं करवाई थी। इनको कितने दिन दिए गए थे? 30 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने क्या जमा करवानी थी? या मे अलाउ अ लॉन्गर और अ शॉर्टर पीरियड। पुराने कितने सालों की रिटर्न जमा करवानी है? मैं माउस सही नहीं चल रहा, ये जरा देख लीजिएगा क्लास के बाद। पुराने कितने सालों की रिटर्न जमा करवानी थी? अगर मुसलसल 5 साल से रिटर्न जमा नहीं करवाई तो 10 सालों की, और अगर 5 साल में किसी एक साल में भी जमा करवा दी है तो 5 सालों की। अब इसमें अंग्रेजी याद करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। मैंने कहा था पहले सिनेरियो में आप लिख लीजिएगा, नोटिस में बी इशूड फॉर लास्ट 10 ईयर्स। नोटिस में बी इशूड फॉर लास्ट, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा 1 और मोर, और इधर लिखिएगा नोटिस में बी इशूड फॉर लास्ट, और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एनी ऑफ और 1 और मोर का एक ही मतलब होता है। और अनलिमिटेड टाइम के लिए किससे मांगी जाएगी? हु हैज एंड हु ओन्स, हैज फॉरेन इनकम एंड ओन फॉरेन एसेट्स। पेज नंबर 320 पे आ जाए। अगर एक साहब ने रिटर्न जमा करवाई है जिंदगी में पहली दफा, इसे कहते हैं ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाने के बाद आपको ख्याल आया कि आपने उस रिटर्न को दोबारा जमा करवाना है, तो डेट इज कॉल्ड एज रिवाइज रिटर्न। पहली दफा रिटर्न जमा करवाने को ओरिजिनल रिटर्न, कोई गलती निकल आई बाद में जमा करवाने को देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइज सबमिशन ऑफ टेस्ट इन कॉलेज, कि टेस्ट सही नहीं हुआ मैं दोबारा सबमिट करवा दूं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आई कैप में कि पेपर सही नहीं हुआ, जरा मैं कल दोबारा आऊंगा मैं दोबारा जमा करा दूं। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइज रिटर्न। इसके लिए नंबर 1 आप रिवाइज अकाउंट्स जमा करवाएं, और अगर आपको ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए तो फिर रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवाएं। लेकिन अगर कमीशन मुनासिब समझे कि आपसे ये रिवाइज अकाउंट्स की जरूरत नहीं है तो फिर आप जमा ना करवाएं। आपने रीजंस जमा करवानी है रिवीजन की इन राइटिंग, और इसके साथ आपने अगली शर्त ये पूरी करनी है कि रीजंस जमा करवानी है इन राइटिंग, और अगली शर्त आपने ये पूरी करनी है कि आपने रिटर्न पे क्या करना है? साइन करना है। अच्छा, अभी हम सीए कर रहे हैं तो फिलहाल आज ऐसा करते हैं, आज बीए कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग बीए। नहीं रहने दो भाई, किसी को बुलाओ, ये क्या पासवर्ड है डालना है, वो देखो पीछे, आप लोग डाल लो, कर लो। अच्छा जी, अब रिटर्न रिवाइज करने के अंदर क्या क्या बातें होंगी, किताब को उल्ट मेरी तरफ करो। आप लोगों ने किताब की तरफ नहीं देखना, अगले सफ़े पे ये डायग्राम बनी हुई है, देखा है कुछ लोगों ने? अच्छा, साहब कह रहे थे एक मस्जिद के बाहर मैं लिख के लगाने लगा था, इस मस्जिद में कोई ना आए, तो फिर देखना कितना रश होगा। तो अच्छा पढ़ें जी पहली लाइन। अब क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में? मैं मना किया हुआ है देखने से, बंद कर दें किताबें, क्योंकि आपका माइंड फिर उधर साथ साथ चलता रहेगा। तो एक साहब है, उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई है। क्या जमा करवाई है? ओरिजिनल रिटर्न फर्निश्ड ऑन 30 सितंबर 16। उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई है 30 सितंबर 16 को। असल में हमने 30/16 के साल की रिटर्न जमा करवानी होती है 30 सितंबर 16 को। चंद दिनों बाद उसने बेगम से कहा मैं जा रहा हूं। बेगम ने कहा चलो अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, कब्रिस्तान कौन सा है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं रिटर्न रिवाइज करने जा रहा हूं। उसने कहा इसी में खुश हो। ही डिसाइडेड टू रिवाइज रिटर्न
उसने क्या सोचा, मैं रिटर्न क्या कर दूं, दोबारा जाके जमा करवा दूं। ऑन किस दिन, ऑप्शन 1 15 अक्टूबर 16। 15th डे को उसे याद आ गया मेरी रिटर्न में गलती थी तो मैं दोबारा जमा करवा दूं। इसे मैं कहूंगा उसको याद आया है जल्दी। 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन में उसे याद आ गया मैं रिटर्न क्या कर दूं। 60 दिन तो दूर की बात है, 15वें दिन ही से याद आ गया मैं रिटर्न रिवाइज कर दूं। अब इस रिटर्न रिवाइज करने का तरीका क्या है कि 30 सितंबर को कमिश्नर को ये कौन सी रिटर्न जमा करवा के गया था, ओरिजिनल। अब 30 सितंबर 16 को, क्या देख रहे हो इधर, अच्छा, ही डिसाइडेड टू रिवाइज रिटर्न ऑन 15 अक्टूबर 16। उसे 15 दिन के अंदर याद आ गया मैंने रिटर्न रिवाइज करनी है, तो बड़ी जल्दी याद आ गया, कोई मसला नहीं। कमिश्नर के दफ्तर जाएं और कमिश्नर के दफ्तर जाके पीएन बैठा होगा, उसे कहें कि अंदर साहब जी मौजूद हैं, वो कहेगा हाँ साहब जी मौजूद हैं, आपको ले जाऊं। आपने कहा नहीं मुझे ना ले जाओ, बस उनको रिटर्न जमा करवा देना। नो अप्रूवल ऑफ, होगी बात, अच्छा, नो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड। आपको कमिश्नर की इजाजत की जरूरत नहीं है, कमिश्नर से बिल्कुल इजाजत ना लें। आपको जल्दी याद आ गया रिटर्न रिवाइज करना, तो आप जल्दी से जाके बस रिटर्न रिवाइज करके आ जाएं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत लेट याद आए रिटर्न रिवाइज करना। ही डिसाइडेड टू रिवाइज रिटर्न ऑन 15 जनवरी 17। 3.5 महीने बाद आपको याद आया, यानी 60 दिन के बाद आपको याद आया। यानी आपको जल्दी याद आया या मेहरबानी आते आते देर कर दी, देर कर दी। आपने रिटर्न रिवाइज की 15 जनवरी 17 को। आपने जब रिटर्न रिवाइज की 15 जनवरी 17 को, तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट को गम दे रहे हो या गवर्नमेंट को खुशी देने आए हो। अगर तो आप अपनी इनकम बढ़ा के लाए हो तो गवर्नमेंट खुश होगी, और अगर आप अपनी इनकम कम करके लाए हो तो गवर्नमेंट को होगा गम। अगर आप अपनी इनकम बढ़ा के लाए हैं तो नो अप्रूवल, कमिश्नर से आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। कोई मसला नहीं, आप आए रिटर्न रिवाइज करके चले जाएं, कमिश्नर से मुलाकात ना करें, बाहर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा के चले जाएं, वो कमिश्नर को खुद ही दे देगा। नेक्स्ट, अगर आपने गवर्नमेंट को क्या पहुंचाने, गम। अगर आपने गवर्नमेंट को क्या पहुंचाने, पासवर्ड पता है, नहीं पता, ठीक है, पता चलाएं उमैर भाई से या प्रिंसिपल साहब से, जिसको भी पता। अच्छा, अगर आप इनकम क्या करके लाए हैं, कम, तो अब आप हुकूमत को क्या पहुंचाने लगे हैं। ऐसी सूरत में आपको कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, यानी आप कमिश्नर से इजाजत लें, कमिश्नर मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं कि शहबाज शरीफ को नुकसान पहुंचे। कमिश्नर ने कहा कैसे? आपने कहा मैं इनकम कम करूंगा, मेरा टैक्स कम बनेगा, इससे हुकूमत को दुख होगा, तो मैं हुकूमत को दुख देने आया हूं। कमिश्नर ने कहा जरा ठहर जाओ, मैं सोचता हूं कि तुम्हें दुख देने दूं या ना देने दूं। लेकिन अगर आप हुकूमत को खुशी पहुंचाने आए हैं तो ऐसी सूरत में कमिश्नर कहेगा आ जा, जब भी पाओ, कोई मसला नहीं, तुझे किसी भी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्लियर? 60 दिन के अंदर आ जाएं तो वैसे ही किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, चाहे हुकूमत को गम दें या खुशी। ये बात कितने लोगों ने खुद ही नोट कर ली थी। 60 दिनों के अंदर आ जाएं तो चाहे हुकूमत को गम दें या खुशी,
कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। लेकिन 60 दिनों के बाद आए तो अगर आप हुकूमत को गम देने आए हैं तो अप्रूवल चाहिए, अगर खुशी देने आए हैं। अच्छा, लॉस भी तो हो सकता है किसी बंदे का, तो लॉस अगर बढ़ रहा है तो उसे कहां लिखूं? लॉस अगर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की खुशी है हमारा लॉस बढ़ा। लॉस अगर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? तो फिरके बन गए हैं। अच्छा चले, हमारा लॉस बढ़ते 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 आसमानों पे पहुंच गया। हुकूमत को इस वजह से गम होगा कि हुकूमत कहेगी ये लॉस इतना ज़्यादा है कि अब अगर अगले साल प्रॉफिट आ भी गया, जैसे सिक्योरिटीज़ होती थी, तो इसने अगले साल के प्रॉफिट में से पुराना सारा लॉस ही माइनस कर लेना है और हमें फिर टैक्सेस नहीं देना। ऐसे ऐसे करें। समझ के किया या वैसे ही किया? कहने पे किया। चले फिर दोबारा सुन लें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बातें तो आसान है। इनकम बढ़ेगी तो हुकूमत खुश होगी, हमारी इनकम कम होगी तो हुकूमत गमगीन होगी। मैंने एक बात करने की कोशिश की है कि अगर लॉस कभी बढ़ जाए तो भी हुकूमत को गम होता है। अगर लॉस बढ़ जाए तो हुकूमत को गम होता है। सोचें कैसे? हमारा लॉस बढ़ते 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 आसमानों पे पहुंच गया, 100 मिलियन 200 मिलियन लॉस, नेगेटिव 200 मिलियन इनकम आई, तो हुकूमत कहेगी फ्यूचर में अगर कभी इसको प्रॉफिट आ भी गया तो एक चैप्टर हमने पढ़ना है लॉसेस का, वहां लिखा होगा इस साल के प्रॉफिट में से पुराने साल के 200 मिलियन के लॉसेस माइनस कर लो। हम जब इतने ज्यादा लॉसेस माइनस होंगे तो अगले सालों में भी मैं टैक्स जमा नहीं करा रहा हूँ, तो इससे हुकूमत को क्या होगा? तो अब बता दें, इनकम कम होने से भी गवर्नमेंट को गम होता है और लॉस बढ़ने से, बस ऑपोजिट साइड है, लॉस बढ़ने से हुकूमत को होता है। इसको अब एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। और इधर क्या लिखूं? लॉस कम होने से। एक और तरीके से समझाता हूं। इनकम इनकम इनकम, लॉस लॉस लॉस। सही है? अब मैं इस तरफ चलना शुरू कर रहा हूं, इस तरफ चलना शुरू कर रहा हूं। हुकूमत को क्या होगा? इनकम मेरी कम हो रही है, हुकूमत को क्या होगा? किस वजह से कम हो रहा है हुकूमत को? इनकम कम हो रही है। किस वजह से कम हो रहा है हुकूमत को? इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है। अब किस वजह से कम हो रहा है गवर्नमेंट को? लॉस बढ़ है। अब किस वजह से कम हो रहा है गवर्नमेंट को? लॉस बढ़ है। ठीक है, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें खोलें। चलें जी, हुकूमत को क्या हो रहा है कि मेरी इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। मेरी इनकम कम होगी तो हुकूमत को गम होगा, और मेरा लॉस बढ़ेगा तो हुकूमत को। तो अभी मैंने जो चलाऊं वो उधर से जो इधर चलाऊं, ये कौन सी वाली साइड है? गम। अब मैं कौन सी वाली साइड पे चलने लगा हूं? खुशी। अगर लॉस कम करें और इतना कम करें कि करते करते इनकम बढ़ा दें। लॉस किसी बंदे का कम हुआ, करते 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 एक वक्त यह आया कि उसकी इनकम भी बढ़ना शुरू होगी, अब तो क्या होगा? अब मैं कैसे चल रहा हूं? आपको क्या फील हो रहा है? लॉस कम होता हुआ फील हो रहा है या मैं चलता हुआ फील हो रहा हूं? लॉस कम होता हुआ फील हो रहा है। आपको लॉस क्या होता हुआ फील हो रहा है? कम होता हुआ फील हो रहा है। और अब आपको इनकम, तो ये मेरी डायरेक्शन साबित कर देगी कि मैं ऐसी साइड पे चल रहा हूं जहां पे हुकूमत को क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रही है, तो हुकूमत को खुशी हो रही। क्लियर? चलें जी, और लॉस शॉस को छोड़ें, आप फारिग है, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। इनकम वाली साइड पर रहें। जी जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यारा, अगर आप जो है वो प्रिंसिपल साहब को, या आप प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े हो
और प्रिंसिपल साहब को कहो कि सर मैंने आपको खुशी देनी है। प्रिंसिपल साहब ने कहा क्या खुशी देनी है? सर मैं सोच रहा हूँ कि फीस 22,000 है, मैं 25,000 जमा कराऊँ। प्रिंसिपल साहब ने कहा नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, जाओ जमा कराओ, मज़े, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जाओ जमा कराओ, मज़े ही मज़े, मौजा ही मौजा। फिर आप प्रिंसिपल साहब के पास गए, थोड़ी देर बाद अपने दोस्त को लेके, सर मैं इसको लेके आया हूँ। इसको क्यों लेके आए हो? सर इसको ज़रा डिस्काउंट करवाना है। प्रिंसिपल साहब ने कहा मेरी अप्रूवल की ज़रूरत है, कल ज़रा आना, मैं देखता हूँ मुझे टाइम मिलेगा तो अप्रूवल दे दूंगा। कुछ समझ आई? कुछ समझ आई? डिस्काउंट होगा तो प्रिंसिपल साहब को नुकसान होगा मेरे तो ख्याल से। प्रिंसिपल बन के सोचो। क्लियर भाईजान? क्लियर? शुक्रिया। तो जब भी आप कभी हुकूमत को ज़्यादा टैक्स दें तो हुकूमत से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कभी हुकूमत को कम टैक्स दें तो फिर हुकूमत से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आखिरी सिनेरियो है, अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड में। कमिश्नर को चाहिए कि अप्रूवल ना टाइमो टाइम दे दे, क्योंकि हमने उसे रिक्वेस्ट की है यार एक साइन करके दे दो, तो कमिश्नर ने आप साइन करने हैं, तो कमिश्नर को चाहिए साइन ना जल्दी जल्दी करके दे दे। कमिश्नर गेव अप्रूवल, कमिश्नर ने अप्रूवल दे दी। कमिश्नर गेव अप्रूवल इन 60 डेज, कमिश्नर ने 60 दिनों में अप्रूवल दे दी। ये 60 दिन कौन से हैं और पिछले 60 दिन कौन से थे, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। मैंने जमा करवाई थी ओरिजिनल रिटर्न, मैंने जमा करवाई थी जिसमें मेरी प्रॉपर्टी इनकम की फिगर शायद गलत थी। मैंने जमा करवा दी रिवाइज रिटर्न जिसमें मेरी प्रॉपर्टी इनकम की फिगर सही है। अब उसने आगे एक सफा मुझे देना है, डेट इज कॉल्ड एज अप्रूवल वाला सफा। 3 सफे हो गए। मेरी पहली रिटर्न का नाम वो मैं जमा करवाऊंगा, मेरी दूसरी रिटर्न का नाम वो मैं जमा करवाऊंगा, एक तीसरा सफा आएगा वो किससे किसकी तरफ आएगा। अच्छा, मैं 60 दिनों में जमा करवाऊं या 60 दिनों के बाद जमा करवाऊं, ये अलग बहस है। एक और 60 दिन अब मैं इंट्रोड्यूस करने लगा हूं, वो किस लिए 60 दिन है? जब मैं रिवाइज रिटर्न जमा करवा दूं तो कमिश्नर के पास कितने दिन है अप्रूवल देने के लिए? 60 दिन है। ये कमिश्नर के ऊपर चेक है कि कमिश्नर को चाहिए अप्रूवल जल्दी दे दे, वरना आप डिस्काउंट अप्रूवल की एप्लीकेशन दें, प्रिंसिपल साहब अगले साल अप्रूव करें। भाई सब्जेक्ट पढ़ना था मैंने, अब क्या फायदा 6 साल बाद अप्रूव करने का, साल बाद अप्रूव करने का। तो कमिश्नर को क्या चाहिए? अप्रूवल जल्दी दे दे, लेट दे, कितने दिनों में दे दे? अच्छा, सर आपको कहें कि आज 19 मई है तो मैं आपको 40 दिन बाद चपेट मारूंगा, मुझे तारीख बताएं। बता सकते हैं? आपका दोस्त जल्दी निकाल देगा वो तारीख, तो आप बता सकते हैं तारीख? बता सकते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब आगे कहें बेटा आज 19 मई है, 65 डेज़ बाद मैं यूरोप जा रहा हूँ, मुझे तारीख ज़रा बताओ। बता सकते हैं? काउंटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा काम होगा। 15 जनवरी को आपने रिटर्न रिवाइज की है, कमिश्नर ने कितने दिनों में अप्रूवल देनी है? ज़रा 15 जनवरी को निकाल कर 16 से गिनना शुरू करें और 60 दिन मुझे बताएं 60वां दिन कब बन रहा है। ज़रा हिम्मत करें, 60वां दिन कब बन रहा है? एग्जैक्ट डेट बतानी है आपने, ये इस तरह नहीं होता। अच्छा, इसके ना अब एक तरीका सुन लें, 16 से गिनना शुरू करें और 31 तक उंगलियों पे गिने। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। जनवरी में कितने दिन? फरवरी में दिन ना गिने, वैसे ही बता दें कितने होते हैं। अगर मैं मार्च के 31 डाल दूं तो फिर तो 60 से ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने आखिरी महीने में कैलकुलेटर पकड़ लेना है और आपने यहां लिखना है 60। पहले महीने में उंगलियां इस्तेमाल करनी है, आखिरी महीने में कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है।
आज के बाद इस तरह की कैलकुलेशन हमने 10 से 15 दफा और करनी है सिलेबस में, दिन गिनने वाली। पहले महीने में उंगलियां, आखिरी महीने में कैलकुलेटर। 60 माइनस 28 माइनस 16 मार्च को एक दिन आपको तरीका बताऊंगा पहले महीने में भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का, ताकि उंगलियां इस्तेमाल करना बस कर दें हम। फिलहाल पहले महीने में उंगलियां, आखिरी महीने में कैलकुलेटर। 16 मार्च कमिश्नर के पास आखिरी तारीख है। जब तक एफबीआर कमिश्नर को कह रहा है कि तूने अप्रूवल दे देनी है, वरना बंदा परेशान ही रहेगा अप्रूवल मिली भी है या, क्योंकि अप्रूवल लेने वाला तो बेचारा परेशान होता है कि जल्दी मुझे अप्रूवल मिले। कमिश्नर गेव द अप्रूवल इन 60 days, दैट इज बाय, यहां से आगे 60 दिन के नहीं, दैट इज बाय 16 मार्च 17। क्या कमिश्नर ने 60 दिनों में अप्रूवल दे दी है? अब इसमें आगे मैं 2 सिनेरियो बनाता हूं। दिन गिनने का तरीका बता दें। पहला महीना उंगलियों पे गिनना है और आखिरी महीना कैलकुलेटर पे। अच्छा, कमिश्नर अच्छा बच्चा था, कमिश्नर ने आपको अप्रूवल दे दी। कमिश्नर गेव अप्रूवल इन 60 days, क्वेश्चन मार्क। यस, कमिश्नर ने अप्रूवल दे दी। जा, तू क्या याद करता है, तेरी रिवाइज रिटर्न को मैंने सही माना कि तूने गवर्नमेंट को गम दिया है, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं, जा तुझे अप्रूवल दी। अगर कमिश्नर अप्रूवल देते तो बहुत बेस्ट है। फिर तो जो आपने रिटर्न रिवाइज की है वो वैलिड है, अल्लाह का शुक्र है, सही है, अब कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कमिश्नर फॉरगॉट टू अप्रूव, कमिश्नर भूल गया अप्रूव करना, इतना बिजी था कि कमिश्नर भूल गया अप्रूव करना। अब ऐसी सूरत में 16 मार्च तक अगर कमिश्नर अप्रूवल आपको ना दे तो 17 मार्च को कमिश्नर के सामने जाके आपने भंगड़ा डालना है। आपने कहना है अप्रूवल मिल गई, मिल गई, मिल गई। कमिश्नर पूछेगा क्यों? आपने कहा इसलिए कि तुझे भूल गया था। कमिश्नर ने कहा, कमिश्नर के ऊपर बाइंडिंग है 60 दिनों में अप्रूवल दे। अगर अप्रूवल तो फिर इसमें टैक्स पेयर का कोई कसूर नहीं है। इसमें कसूर किसका है? मुझे लग रहा है कि कमिश्नर सुस्त है। ये 3 दफा सीन, कमिश्नर सुस्त है। कमिश्नर क्या है? और अगर कमिश्नर अप्रूवल दे दे तो कमिश्नर चुस्त है। तो अगर कमिश्नर सुस्त हो तो भी हमारे मजे। एज्यूम करें अप्रूव हो गई, एज्यूम करें अप्रूव हो गई। एक तीसरा सिनेरियो है जो मैंने यहां नहीं बनाया, वो सिनेरियो सुन के आपको बात अब क्लियर होगी। जब आप इजाजत लेते हैं तो 3 ऑप्शंस होती हैं, या अगला दे देता है, या अगला भूल जाता है, या अगला नहीं देता। नहीं देता वाला मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो आसान सा सिनेरियो था। कमिश्नर ने कहा मैं इजाजत नहीं दे रहा, बस फिर रिवाइज रिटर्न इज इनवैलिड, फिर तो आपकी रिवाइज रिटर्न गलत है, फिर वो नहीं मानी जाएगी। तो इजाजत लेने के बाद आपके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3। या वो इजाजत दे दे, मोजा ही मोजा, वो इजाजत देना भूल जाए, मोजा ही मोजा। तीसरा सिनेरियो मैं नहीं बनाना, वो इजाजत ना दे, खोजा ही खोजा, वो सॉरी नुकसान ही नुकसान, फिर आप गमगीन होंगे। क्लियर? चले जी, अब तसल्ली से इसको रिवाइज कर लें। आपने क्या जमा करवाई? ओरिजिनल रिटर्न। 60 दिनों में आपने क्या जमा करवाई? कोई इजाजत की जरूरत नहीं। अलिफ। आपने क्या जमा करवाई? ओरिजिनल रिटर्न। आपने 60 दिनों के बाद क्या जमा करवाई? रिवाइज रिटर्न में आप हुकूमत को खुशी की खबर सुना रहे थे। बे, सिनेरियो बे, तब आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। आपने क्या जमा करवाई? आपने क्या जमा करवाई? रिवाइज रिटर्न में आप हुकूमत को नुकसान दे रहे हैं। अब कमिश्नर ने 60 दिनों में अप्रूवल दे दी। बोलें बोलें बोलें,
दे दी ते, सिनेरियो नंबर ते, तो रिवाइज रिटर्न क्या हो गई। और अगर कमिश्नर देना भूल गया तो सिनेरियो नंबर जीम क्या बनेगा, फिर एज्यूम किया जाएगा आपको अप्रूवल मिल गई है। बहरहाल इसकी तस्वीर खींच लें किताब से, इसको रिवाइज करते हैं जरा, तस्वीर खींच लें इसकी। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे कैसा गुजरा। चलें जी आगे। आपने क्या जमा करवाई, टैक्स पेयर ने डिसाइड किया कि उसे क्या करे, यानी टैक्स पेयर नहीं, टैक्स पेयर ने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई, उसने सोचा इसे रिवाइज करे। यहां लिखते हैं जल्दी का मतलब 60 दिन के अंदर। साठ दिन के अंदर अगर आपको ख्याल आ जाए रिटर्न रिवाइज करें तो क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है, कमिश्नर की इजाजत की जरूरत। अगर 60 दिन के बाद सरकार को ख्याल आया, यानी आपको ख्याल आया कि रिटर्न रिवाइज करें, तो भी मेरे ख्याल से एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें आपको छूट मिल सकती है। आप इनकम बढ़ा के लेके जा रहे हैं या आप लॉस, ऐसी सूरत में अप्रूवल रिक्वायर्ड बोले नहीं है। तो या इनकम बढ़ा के ले जाएं या लॉस, ऐसी सूरत में भी अप्रूवल नहीं चाहिए। और आखिरी सिनेरियो क्या बना, अगर आप इनकम कम करके लेके जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, कमिश्नर ने, अच्छा यहां से आगे ना 60 दिन में उसने इजाजत देनी होती है, 60 डेज, और इसकी कैलकुलेशन भी लिखें। अच्छा जी, आपने इजाज़त किस दिन मांगी, जल्दी बताएं। 15 जनवरी को। कमिश्नर ने 16 मार्च तक इजाज़त दे दी, तो मज़े ही मज़े। नो की जगह बेहतर लिखें कमिश्नर
forgot, commissioner forgot to give permission, नो को काट दें, कमिश्नर फॉरगॉट टू गिव परमिशन, कमिश्नर परमिशन देना भूल गया। अब आपके लिए क्या खुशी की खबर है कि समझा जाएगा आपको अप्रूवल मिल गई, समझा जाएगा आपको अप्रूवल मिल गई। यार ऐसा ना करो 4th रो में भाई, इसको उठाया करो साथ साथ, सही सही साइड पे देखे आपने, बिल्कुल इसके सर पे हाथ रखो जो सोया हुआ था, बिल्कुल 4th रो, बिल्कुल सही जी। आपने इस वक्त अपने चेहरे पे हाथ रखा हुआ है, बिल्कुल, हाँ इसको उठाया करो। अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट। येलो शर्ट से अगली रो में एक भाई बाल सेट कर रहे हैं अपने। येलो शर्ट आप खुद क्यों देख रहे हैं इधर उधर, अगली रो में देखें ना। अच्छा शुक्रिया भाई। शहजादे आज तो उधर बैठा हुआ है, कैप वाले भाई, ब्लैक कैप, खड़े हो जरा, लेट हो गए थे, खड़े हो ना, तो खड़े रहो। अच्छा जी, आओ जरा अपनी आखिरी रो में जहाँ बैठते हो, बोरिया बिस्तरा लेके आओ ना, अपना बैग लेके आओ, इधर ही पड़ा हुआ है। चलो आप उधर रो के दिखाओ, वो चला गया है। चलें जी, इनको लिख लें आप ऐसी समझने के लिए। अलिफ बे पे, अलिफ बे पे, इसको लिखना ज़रूरी है। लिखनी आती है उर्दू, भूल गई हुई है। टे तक तो हम पहुंचे ही नहीं। अलिफ बे पे ते, जीम, जीम के अंदर ही है नुक्ता, आजकल बाहर पहुंचा हुआ है। हाँ साइड पे है। ओके अच्छा, अब बीए करते हैं हम आज। इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ। अब वो बातें ना अधूरी अधूरी करेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेगा, तो मैं आपको साथ साथ लिंक करवाता रहूंगा। इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, कौन सा सिनेरियो है? नहीं कम वाला ना बताएं, बस अब अलिफ बे पे। इट इज रिक्वायर्ड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर पे, लिखें पे। पे जहां मैं लिख रहा हूं, बट हाउएवर, इतनी मुश्किल अंग्रेजी क्यों करें, हम आसान कर लेते हैं ना। हाउएवर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, लिखें लिखें जल्दी लिखें। हाउएवर अप्रूवल इज, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर 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 रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज, ढूंढें ढूंढें ढूंढें, अप्रूवल की इजाजत नहीं है अगर रिवाइज रिटर्न 60 दिन में जमा करवा दें। अलिफ, अगर 60 दिन में जमा करवा दें तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अलिफ। अब इस लाइन को पढ़ें। फर्दर नो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड इफ इनकम जो आपने बताई हुई है वो ज्यादा कर लें या लॉस जो आपने बताया हुआ है वो कम कर लें। फर्दर नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, अगर इनकम बताई हुई ज्यादा कर लें और लॉस बताया हुआ एज कंपेयर टू व्हाट? एक्सेलेंट, ओरिजिनल रिटर्न, एज कंपेयर टू ओरिजिनल रिटर्न।
तो अगर आप इनकम बताई हुई ज्यादा कर लें, लॉस बताया हुआ कम कर लें, तो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। फर्दर, नो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड इफ इनकम डिक्लेयर्ड, जो आपने डिक्लेयर की है, इज मोर और लॉस डिक्लेयर्ड इज लेस देन, इसको जरा ब्रैकेट में ले लें, लेस देन ओरिजिनल रिटर्न। ब्रैकेट में जो बात है उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा लें, ये आपको भी समझ नहीं आएगी क्योंकि सेक्शन 120 नहीं पढ़ा। ये कौन सा अब सिनेरियो हो गया? बे, आखिरी, जहां कमिश्नर ने ऑर्डर पास नहीं किया अप्रूवल का, इसको काट दें। जहां कमिश्नर ने ऑर्डर, ये सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ पढ़े, जहां कमिश्नर ने ऑर्डर पास नहीं किया अप्रूवल का, विद इन it will be assumed that commissioner has given the approval। ये जरा ढूंढें, जहां कमिश्नर ने ऑर्डर पास, भाईजान ते आपको कहीं नहीं मिलेगा, ते ऑब्वियस सी बात है, उसने लिखनी शायद कहीं पसंद नहीं की, ते कहीं नहीं मिलेगा, अब आपको सिर्फ जीम मिला। जहां कमिश्नर ने ऑर्डर पास नहीं किया अप्रूवल का 60 दिन में, तो इसका फायदा क्या होगा टैक्स पेयर को? एज्यूम किया जाएगा कि उसे अप्रूवल मिल गई है। Where commissioner has not passed an order of approval within 60 days, it will be assumed that, और बोले commissioner has given the, ये समझ लिया जाएगा कमिश्नर ने अप्रूवल दे दी है। ये 60 दिन कहां से गिनने हैं? फ्रॉम द डे रिवीजन वॉज रिक्वेस्टेड, जब आपने रिवीजन रिक्वेस्ट की थी वहां से 60 दिन। कोई बता सकता है रिवीजन रिक्वेस्ट किस दिन कर दी थी? रिक्वेस्ट 15 जनवरी 17, वहां से 60 दिन अभी मैंने आपको गिन के दिखाए थे। फ्रॉम द डे रिवीजन वॉज रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किस दिन की थी? 15 जनवरी 17। अब हम 2 मिनट लगाते हैं और 2 मिनट लगा के इसको ना इधर ही याद कर लेते हैं। 2 मिनट लगाते हैं और लगा के इसको इधर ही याद कर लेते हैं। पहली लाइन बोलें, इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, however no approval is required if return is revised in 60 days। दोबारा पढ़ें, इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, however no, नहीं किताब से ना देखें, मैं इधर से, however no approval is required if return is revised in 60 days। further no approval is required if income declared is more or loss declared is less than original return। और आखिरी बात, फर्दर वेयर कमिश्नर हैज नॉट गिवन अप्रूवल इन 60 days, इट विल बी assumed दैट अप्रूवल हैज बीन गिवन। अब ये 3 लाइनें अलग अलग लिखी हुई हैं, तीनों को आखिरी दफा सुन लें। बोलें, इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, it is accompanied by approval of commissioner, however no approval is required if return is revised in 60 days, further no approval is required if income declared is more or loss declared is less than original return।
Further, where commissioner has not given the approval, within 60 days of the day when revision is requested, it will be assumed that approval is given. तो बोल दें अब, it will be assumed that approval is given. ये assume कर लिया जाएगा approval मिल गई है. माजरत, पॉइंट सी हम क्यों नहीं अभी पढ़ सकते, क्योंकि ये सेक्शन हमने अभी नहीं पढ़े हुए. If any of the above condition is not fulfilled, the return shall be considered as, कौन सी रिटर्न? रिवाइज्ड. अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो रिवाइज रिटर्न को क्या समझ लिया जाएगा, वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड. जाहिर बात है सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. द मोड एंड मैनर, तरीका, इसको काट दें. तरीका फॉर रिवीजन शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड. बोर्ड तरीका बताएगा रिवीजन का कि किस तरह रिटर्न रिवाइज करनी है. तरीका, वो तरीका ऊपर बता दिया है बोर्ड, क्या तरीका रह गया पीछे. माजरत, पॉइंट 6 ए पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लें. पॉइंट 6 ए पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लें. आखिरी रो में बैठे हुए भाई ज़्यादा बातें ना करो, अगर करनी है कान में करो. कान में करोगे कैप का पी वाला पोर्शन उसके थर में जाके लग रहा है, मुझे लग रहा है. अच्छा, 7, पॉइंट नंबर 7. अगर एक बंदे ने रिटर्न जमा करवाई है तो समझा जाएगा उसी ने इस पे क्या किए हैं, साइन. अनलेस ही प्रूव्स दैट ही हैज नॉट साइंड. अगर किसी बंदे ने रिटर्न जमा करवाई है तो समझा जाएगा किसने साइन किए हैं. लेकिन कब समझा जाएगा कि उसने साइन नहीं किए? जब वो साबित कर दे. क्या साबित कर दे? कि ये मेरे साइन नहीं है. फिर और बात है. आप टेस्ट की शीट एक मिलती है, उसके ऊपर साइन कर दें तो समझा जाएगा आप ही के साइन है. मेरे ख्याल से टेस्ट की शीट के ऊपर जब आप साइन कर रहे होते हैं तो आईडी कार्ड नहीं मांगते वो कॉलेज वाले आपसे कि आईडी कार्ड से मैच करके साइन करके जाओ, ऐसा तो नहीं करते. तो आप टेस्ट की शीट पे साइन करें तो समझा जाएगा. आई कैप में भी इसी तरह होता है शायद, या मैच करते हैं उधर? मैच मेरे ख्याल से नहीं करते, इतना ज़्यादा नहीं करते. कुछ कुछ केसेस में करते हैं, सब में नहीं करते होंगे. तो आप साइन कर रहे हैं तो समझा जाएगा आप ही के साइन है. अनलेस कि आप आके साबित कर दें कि भाई ने पता नहीं मेरा दोस्त साइन करके चला गया, मेरे तो बड़ों ने कभी टेस्ट नहीं दिया, मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, ये किसके साइन है, मेरे तो नहीं है ये साइन. तो साइन आपने कर दिए तो समझा जाएगा आप ही ने किए. अनलेस कि आप अप्रूव कर दें कि आपने साइन नहीं किए. अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने वालों के लिए एक रूल है, चाहे वो इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं या कंपनी, कि उन्होंने अपना बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है. किसको? टू कमिश्नर. उन्होंने अपना बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है कमिश्नर को. कैसे डिक्लेयर करें? जब आप एफबीआर के पास जाते हैं तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म के जरिए बता दें, या बाद में अगर आपका चेंज हो गया है तो रिवाइज फॉर्म के जरिए बता दें. ऐसा इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एफबीआर को क्या डिक्लेयर करना है? अपना बिजनेस बैंक अकाउंट. कमिश्नर को अपना बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है. कैसे डिक्लेयर करना है? ओरिजिनल फॉर्म जब आप जमा करवाएं, फॉर्म जमा कराते हैं ना जब एफबीआर के पास जाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म के जरिए बता दें. और अगर बाद में आपने चेंज कर लिया
तो रिवाइज फॉर्म के जरिए कर दें। यह आपने डिक्लेयर कब करना है? यह आपने डिक्लेयर करना है बाय 30 सितंबर 21, क्योंकि यह रूल ताज़ा ताज़ा आया है, पहले लॉ में नहीं था। अगर आपने नहीं बताया तो आपको सजा क्या मिलेगी? अगर आपने नहीं बताया अपना बिजनेस बैंक अकाउंट तो सजा क्या मिलेगी? सजा किस चीज पे? डिक्लेयर करने पे या अनडिक्लेयर पे? सजा क्या मिलेगी? आप बिजनेस से खर्चे कर रहे होंगे लेकिन वो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। आप बिजनेस अकाउंट से खर्चे कर रहे होंगे लेकिन वो खर्चे बिजनेस में माइनस करने की इजाजत। बिजनेस का चैप्टर तो नहीं पढ़ा हुआ, प्रॉपर्टी का तो पढ़ा हुआ है ना। प्रॉपर्टी में देखें अगर खर्चे माइनस ना करें तो कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। इनकम ग्रॉस रिसीट ही ऐड हो रही होगी और इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो नुकसान की बात है ना खर्चे माइनस ना होना। तो ये सारी बातें ज़बानी बता दें। हर इंडिविजुअल एओपी, और अगर वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस, बाकी लोग नहीं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने हुकूमत को क्या बताने हैं अपना? इसके बताने का तरीका क्या है? ओरिजिनल फॉर्म आप एक लें, कोई मिलता होगा, उस पर बता दें ये बैंक अकाउंट है, और बाद में अगर चेंज हो जाए रिवाइज फॉर्म पे बता दें। बताना किसको है? कब तक बताना है? 30 सितंबर। अगर ना बताया खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं, नोट करने की कोई जरूरत नहीं। तस्वीर ले लीजिएगा एंड पे, पहले मुझे पढ़ने दें। आप अगर सारी चीजें आपको ऐसी समझ आ गई तो तस्वीर भी लेने की जरूरत नहीं। हर टैक्स पेयर क्या करे? बताए। किसको बताए? क्या बताए? किसके लिए? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। बिजनेस बैंक अकाउंट शेल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल फॉर्म और थ्रू मॉडिफाइड फॉर्म। रिवाइज लिखा था मैंने, माजरत उधर। और थ्रू मॉडिफाइड फॉर्म। बिजनेस बैंक अकाउंट क्या होता है? आपको तंग कर है। बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स अ बैंक अकाउंट यूज बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये आपने बताया किसको हुआ है? थ्रू ओरिजिनल फॉर्म, और ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए रूल है। ओनली बिजनेसेस डेट इज सोल प्रोप्राइटर एओपीआर कंपनी आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इज थ्रू ई पोर्टल। कमिश्नर के कान में जाके बताने या इलेक्ट्रॉनिकली बताने? इलेक्ट्रॉनिकली बताने। लास्ट डेट क्या है जब तक बता देने? इसका मतलब है आप तो लोग बता चुके होंगे। हम तो मेरे ख्याल से 2023 में बैठे हैं। अब तो लोग बता चुके होंगे। लीगल इंप्लीकेशन क्या है? सजा क्या है फॉर नॉट डिक्लेयरिंग? डिक्लेयर करने की सजा या नॉट डिक्लेयर की? बोले नॉट डिक्लेयर। होंठ हिला दिया करें। नॉट डिक्लेयर करने की सजा। A खर्चा incurred for business shall be not allowed. बिजनेस के खर्चे आपको माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ये अब फाइनल वर्जन बना है थ्रू ई पोर्टल। तस्वीर अगर आपने लेनी है, किसने बताने? बिजनेसमैन ने, इंडिविजुअल एओपी कंपनी ने। क्या बताने? बिजनेस बैंक अकाउंट। कब तक बताने? किसको बताने? कैसे बताने? ई पोर्टल पे फॉर्म जमा करवा के या मॉडिफाइड फॉर्म जमा करवा के। और आखिरी बात, अगर ना बताया तो अच्छा, आखिरी बात करते हैं आज की। कल मुझे ये बताएं, कल टुमारो वाला नहीं, टुमारो तो टेस्ट है, और कल हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी वेल्थ स्टेटमेंट की। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर हम डॉक्टर और इंजीनियर को कहें कि तुम रिटर्न जमा करवाओ 30 दिन में पिछले 5 सालों की, तो कैसा हो सकता है वो जमा करवा दे? हाँ। ऐसा भी हो सकता है वो जमा ना करवाए। आप जरा बात तसल्ली से सुनिएगा।
ऐसा बंदा जिसने रिटर्न जमा करवानी थी और नहीं कराई, हमने उसको कहा 30 दिन में जमा करवाओ, फिर भी जमा नहीं करवाई, इसे कहते हैं ढीठ स्केयर। सर ने कहा था सैटरडे को टेस्ट दो, नहीं दिया। सर ने मंडे को आके कहा 2 घंटे में दे दो, फिर भी नहीं दिया। इस बंदे का नाम ढीठ स्केयर। वेल डन, क्लियर। अच्छा, अब अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं, एक बंदे को आप कहें कि 30 दिन में पुरानी रिटर्नें जमा कराओ और 30 दिन गुजर जाएं और फिर भी वो जमा, तो इसको आपने क्या देनी है? सजा। 3 बातें बताएं। एक बंदे को आपने कहा 30 दिन में रिटर्न जमा कराओ और 30 दिन गुजर, फिर भी उसने जमा। कितनी बातें की हैं मैंने? 3। दूसरी बात बीच में मैंने ऐसे बरकत के लिए किया, कोई करनी जरूरी नहीं थी। एक बंदे को आपने कहा 30 दिन में रिटर्न जमा करवाओ। डॉक्टर साहब 5 सालों की रिटर्न, या इंजीनियर साहब 5-10 सालों, जो भी था, 30 दिन में जमा करवाओ और 30 दिन गुजर, फिर भी उसने जमा। इस बंदे को आपने 4 सजाएं देनी है। कितनी सजाएं? कल नहीं पढ़ी थी, आज। कितनी सजाएं? 4। फोन बंद, सिम बंद, बिजली बंद, गैस बंद, पानी ज्यादा हो जाएगा, पानी बंद ना करें। दोबारा बताएं। फोन बंद, सिम बंद। भाईजान पहली हाइब्रिड रो, मुंह हिलाओ साथ साथ। फोन बंद, सिम बंद, बिजली बंद, गैस बंद, बंदा बंद। नहीं, बंदा भी बंद ना करें, इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ। और पानी भी इसको बंद ना कीजिएगा। नहीं, वो तो सिनेरियो 2 थे ना, एक में 5 का कहते हैं, एक में 10 का। एक मिनट, वो फिर बात कर लेता हूं मैं। बोर्ड के पास ना एक ताकत है, ये ताकत मैंने आपको बता दी है। बोर्ड के पास क्या है? पावर है, पावर है, पावर, पावर बोले, पावर, पावर नहीं, पावर, पावर, पावर नहीं, पावर। बोर्ड के पास क्या है? पावर टू इशू अ जनरल ऑर्डर, टू इशू अ। कल नोटिस था, अगर नोटिस के बाद आप चुप रहे तो ऑर्डर लगेगा। द बोर्ड हैज पावर टू इशू जनरल ऑर्डर टू पर्सन हु आर नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। असल में जाहिर बात है, जो टैक्स जमा नहीं करा रहा वो एक्टिवली टैक्स पे कर रहा होगा, या शायद कभी कभी हु इज नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बट ही इज लायबल टू फाइल। लेकिन उसने रिटर्न जमा करानी थी क्योंकि उसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है। वैसे पॉइंट 1 इतना जानदार नहीं है, पॉइंट 4 पढ़ें। अ पर्सन शेल बी इंक्लूडेड इन जनरल ऑर्डर इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। उसको पहले हमने नोटिस भेजा है, इशूड, डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ नोटिस हैज elapsed, मतलब 30 दिन गुजर गए। पहले उसे क्या भेजा है? नोटिस, कितने दिनों में रिटर्न जमा कराओ, और 30 दिन। जालिम, एंड द बंदा हैज, नहीं नहीं नहीं, नॉट नहीं, हैज स्टिल नॉट, एंड द बंदा हैज स्टिल नॉट फाइल्ड द रिटर्न, उसने अभी तक भी जमा नहीं कराई। 3 शर्तें बताएं जनरल ऑर्डर भेजने के लिए। ऑर्डर भेजना है, ऑर्डर भेजना है, नोटिस कल भेजा था, ऑर्डर भेजना है। A person shall be included in order if the following conditions are fulfilled. Number 1, नोटिस उसे क्या करें? इशू। नंबर 2, इलैप्स कर जाए टाइम उसका, 30 दिन गुजर जाएं, और
बंदा है स्टिल नॉट, इसको एक और तरीके से ऊपर लिखा हुआ है कि उसका नाम एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट में नहीं आ रहा। सजा बताएं। द जनरल ऑर्डर विल हैव द फॉलोइंग सजा फॉर द पर्संस। सजा, फोन बंद, सिम बंद, बिजली बंद, गैस बंद, बंद। बाद में अगर साबित हो जाए कि वो बच्चा, कि वो बंदा बेचारे की इनकम ही 6 लाख से कम थी, तो उसने क्यों रिटर्न जमा करानी थी? डॉक्टर बेचारा बैठा रहता है पर्चियां पकड़ के, कोई आता ही नहीं मरीज। बाद में साबित हो जाए उसकी इनकम ही 6 लाख से कम थी, या ये साबित हो जाए कि उसने रिटर्न आके जमा करा दिया, फिर खुशी की खबर बताएं। खुशी की खबर, खुशी की खबर, फोन खोल लें, सिम खोल लें, बिजली खोल दें उस पे, गैस खोल दें उस पे, डन। द बाउट, 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 मुंह टेढ़ा करके हाइब्रिड में जरा बोलें, इधर ये बोलें बाउट। द बाउट और द कॉमी मे ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ फोन, सिम, बेजल, गैस। अगर साबित हो जाए, क्या साबित हो जाए? कि वो बंदा अच्छा बच्चा था, रिटर्न जमा करवा गया, फिर तो जी आया नु, वेलकम भाईजान, चलाओ यार बिजली, चलाओ इसको, एसी के इस ऊपर डालो। और पर्सन वाज, इसका मतलब है जो बच्चा सैटरडे को टेस्ट नहीं देगा, फोन बंद, सेम बंद, जूते ले लेंगे उसके। ये डिसाइड हुआ सुबह वाली क्लास में। सैटरडे को जो टेस्ट नहीं देगा, मंडे को उसके जूते उतार लिए जाएंगे। ये डिसाइड हो गया है, उन्होंने एग्री किया है। उन्होंने कहा हम एक एक चप्पल एक्स्ट्रा ले आएंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन ये एग्री हुआ है। ये जगह तय हुई है, यहां पे जूते 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 लगेंगे, यहां पे जूतों की पूरी बारात लगी होगी। भाईजान किताबें बंद नहीं करनी, यहां पे जूते लगेंगे। और अगर बाद में आप साबित कर दें कि मैं बरकत के लिए बैठा था, मैंने तो इस टाइम में पेपर ही नहीं देना, फिर आपको जूते वापस। या प्रेशर में आके टेस्ट दे दें तो भी आपको जूते वापस। फोन और सिम का सोचेंगे तो भी आपको जूते वापस। अब 4 बातें पड़े, खुदा के लिए बंद ना करें। मेरा भी दिल चाहता है बंद करने को, तो मेरा तो दिल चाहता है मैं आऊं ही ना, तो फिर यार अच्छा, बोर्ड के पास एक ताकत है। क्या ताकत है? टू इशू अ जनरल ऑर्डर। किन लोगों को जनरल ऑर्डर देगा? जिनका नाम एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट में, लेकिन उनके ऊपर रिटर्न जमा करवाना जरूरी है। 1 के बाद ना घर में 4 पढ़ना है। आपका नाम जनरल ऑर्डर में सिर्फ कब आ सकता है? जब नोटिस इशू हो जाए और टाइम 30 दिन का, ये लिखे यहां पे 30 दिन गुजर गए, लिखे देख लेना साथ वाले को, 30 दिन गुजर जाएं और फिर भी आप ढीठ बने रहें, स्टिल रिटर्न फर्निश, तो बता दें पेपर में लफ्ज आएगा कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आपको ये 4 सजाएं दी जाएंगी। और अगर बाद में 2 बातें साबित हो जाएं, ये 2 बातें कोई बंदा बता दे, अगर बाद में 2 बातें साबित हो जाएं, या तो आप रिटर्न जमा करवा दें, या तो ऐसी सूरत में क्या फायदा होगा? क्लियर? अच्छा, अब होमवर्क में आपने शुरू वाले सफ़े पे जाके लिखें, चैप्टर 7 के कौन से 2 सवाल दिए हैं, 8 और 10। शुरू वाले सफ़े पे जाएं, चैप्टर 7 का 8 और 10। ठीक है, क्लोज करो जी, मैं बता देता हूँ।